हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हमारी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और आप लोगों के रिवीजन को करेंगे ये बूस्ट, क्योंकि ये है क्विक रिवीजन का पार्ट। तो इसमें डिटेल में हम ढेर सारी एक्सप्लेनेशन तो नहीं डिस्कस करेंगे, हाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों को बीच बीच में जरूर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्विक रिवीजन के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीपीएसपी एंड चूज द करेक्ट वन। डीपीएसपी के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली जो हमारी स्टेटमेंट है, जो डीपीएसपी आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 49। भाग 4 में है ये 36 से 49 तक, पार्ट 4 में है ये करेक्ट है, 36 से 49 में ये इनकरेक्ट है क्योंकि 36 से ये 51 तक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, इसमें आधी सही है आधी गलत है, लेकिन इन टोटल ये गलत हो गई। सेकंड हो गया, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। कहां से ये लिया हुआ है? सेकंड जो हमारा ये बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था 1937 में, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ इन्होंने भी ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया हुआ है। तो सेकंड वाली हमारी सही है, करेक्ट को चूज करना है। तो ओनली 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट हियर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 36 से 51 तक डीपीएसपी है हमारे, और डीपीएसपी वो आइडियल्स होते हैं कि जब भी कोई भी स्टेट कोई पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है और लॉज को बनाता है तो वो अपने दिमाग में इन डीपीएसपी को दे रखते हैं और उसी को देखकर ही इन पॉलिसीज और लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। गलत को चूज करना है। पहला है, The Indian Parliament comprises of President and 2 houses of that is लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल्कुल सही है, भारतीय संसद में प्रेसिडेंट होता है, 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सेकंड इज, नो टैक्स कैन बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है और ना ही वसूल किया जा सकता है। ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि पार्लियामेंट में तो 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई भी टैक्स पार्लियामेंट की परमिशन के बिना ना तो लगाया जा सकता है और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, अकेली लोकसभा नहीं आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां इनकरेक्ट है और ऑप्शन चूज भी हमको इनकरेक्ट ही करनी है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट है, गवर्नर इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये राज्य में जो राष्ट्रपति होता है वही हमारे गवर्नर की गवर्नर को अपॉइंट करता है। पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक राज्य के राज्यपाल का जो कार्यालय है वो केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार है। देखो, पहली तो हमने सही कहा कि हाँ, जो गवर्नर होता है एक तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, ठीक है, एक तरह से आप मान सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। लेकिन ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, ना ही इसके ये सबऑर्डिनेट है, ना ही इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में कहा भी था कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब ये चीज कही थी। और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही इसे कंट्रोल करती है और ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमारी पहली है यहां पे, तो ओनली 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। पहला क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई जहां पर ये टर्म्स ओनली दी होती है ना, वहां पे अपने कान पहले ही खड़े कर लिया करो, क्योंकि ओनली जो सी स्टेटमेंट होती है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होती है, ठीक है। तो पहला जो है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। गलत है यहां पर ये, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब जिस स्टेट के लिए की जा रही है उस स्टेट के गवर्नर से भी परामर्श लिया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकंड है, In case of appointment of High Court judge, the Chief Justice of India should consult a collegium of 2 senior most judges of Supreme Court.
सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करनी होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी जो ओपिनियन होती है वो तो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनकी ओपिनियन अगर है कि भाई ये वाले जजेस हमने अपॉइंट करने हैं तो उस ओपिनियन को माना जाता है। अगर ये बोल दे कि इन जजेस को अपॉइंट नहीं करना है तो फिर वो जजेस अपॉइंट नहीं होते हैं। लेकिन अकेली सिर्फ इनकी ही ओपिनियन को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है, क्योंकि इनको भी 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको कंसल्ट करना पड़ता है। ऑलराइट, तो सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ गया, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टिलरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड फॉर एनी अदर पर्पज। तो कौन सा जो अनुच्छेद है संविधान का जिसके तहत जो हमारा हाई कोर्ट है वो ये रिट्स को इश्यू करता है। ठीक, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आ जाता है आर्टिकल 226। यहां पर आप लोगों को एक चीज दे रखी है कि एनी अदर पर्पज, मतलब फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए ही तो सही। एनी अदर पर्पज, एनी अदर पर्पज का क्या मतलब है? यहाँ पे एनी अदर पर्पज जो है वो आपका ये बताते हैं कि कोई भी जो ऑर्डिनरी लीगल राइट होता है उसके लिए भी ये रिट्स को इश्यू कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में जो आर्टिकल 32 है ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो इन सारी की सारी जो रिट्स हैं इनको इश्यू कर सकता है। तो दोनों ही आर्टिकल ये यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट को चूज करना है। पहला है आर्टिकल 91A(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। 19 का जो हमारा आर्टिकल है वो आपको ये कहता है कि आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को बना सकते हो। सही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इन सबको आप आर्टिकल 91 के तहत पर बना सकते हो, कुछ भी एसोसिएशंस को। सेकंड स्टेटमेंट आ गई आपकी, आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारी गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 1 है वो हमें बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इनकरेक्ट को चूज करना है। सेकंड हमारी इनकरेक्ट है, ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा यहां पे क्वेश्चन है, कुछ एक स्टेटमेंट्स आप लोगों को दे रखी है, सही चूज करनी है आपने। पहले ये बताया गया है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। और क्योंकि इसने आर्टिकल 243 को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में इनकॉर्पोरेट किया है, इंसर्ट किया है। बिल्कुल सही है और इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट अपने आप में ही। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 243 जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डाला गया है? पार्ट 9 में डाला गया है। किस अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये डाला गया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसे अप्रैल 1993 में पार्लियामेंट ने पास किया हुआ था। सही है ये। सेकंड इज बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। ये बिल्कुल सही है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसे जनवरी 16, 1957 को बनाया गया था। ठीक है, और जो बलवंत राय है इसके चीफ थे इस समय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया था। किस लिए? ताकि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनकी जो वर्किंग है उसे देखा जा सके और उनकी बेहतर कार्यशैली के लिए कुछ एक मेजर्स को भी ये सजेस्ट करे। तो इसी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि भाई इन सब चीजों को सही तरीके से कार्य करने के लिए एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो जानी चाहिए पावर की। ठीक है, तो इन्होंने ये सलाह दी थी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है। करेक्ट को चूज करना है तो बोथ ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट आ गया, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम। जो कंसेप्ट है कंकरेंट लिस्ट का वो हमने कहां से बोरो किया है? तो ये हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट को चूज करना है। आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है? ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट आ गया, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है या वित्तीय संकट होता है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो ऐसे ही नहीं लगती है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एक रिटर्न रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई अब इमरजेंसी लगाने के हालात पैदा हो गए हैं, तो ही हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में क्या क्या यहाँ पे सच है और क्या क्या झूठ है। केशव नंद भारती केस में प्रियम्बल को कहा गया कि भाई ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। इंटीग्रल वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है जो लिखा नहीं गया है, इंटीग्रल पार्ट है, सही है ये, क्योंकि जो केशव नंद भारती केस है उसमें ये कहा गया था कि जो हमारी प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड इज इन द LIC ऑफ इंडिया केस ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा फिर से LIC ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये भी सही है, दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपने चूज करना है। पहला है, सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही है ये, और स्टेटमेंट है सही है। इसमें यह भी पूछा जाता है कई बार आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के जो गारंटर है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट दे दिया होगा, हाई कोर्ट दे दिया गया होगा, पार्लियामेंट दे दिया गया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट गारंटर है फंडामेंटल राइट का। सेकंड इज कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का कंसेप्ट है ये हमने आयरलैंड से नहीं लिया है, बल्कि ये हमने लिया है यूएस से। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। सही को आपने चूज करना है। When an advance grant is made by parliament pending the regular passage of budget, it is called vote on account. जब बजट के नियमित पारित होने तक संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। करेक्ट है ये यहाँ पर। सेकंड इज इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी एंड रिक्वायर्स नो डिबेट। ये भी बिल्कुल सही है, औपचारिकता ही है ये, इसके लिए कोई भी डिबेट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं कि जब भी पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वहां से उसको पैसे निकालने हैं, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट को पास किया जाता है। उसी को ही वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है कि उसके लिए बेसिकली एक परमिशन का काम करती है ये वोट ऑन अकाउंट, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे यहां पर निकालने हैं, और एक तरह की फॉर्मेलिटी ही है ये, इसके लिए कोई भी संसद में डिबेट की जरूरत नहीं होती है। तो बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। इन कंकरेंट लिस्ट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन कंसीडर द पावर। सही है ये। कंकरेंट लिस्ट एक होती है यूनियन, एक होती है स्टेट, और एक कंकरेंट। यूनियन में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट में दोनों ही एक्सरसाइज कर सकती है अपनी पावर को। एजुकेशन इज लिस्टेड इन कंकरेंट लिस्ट, ये भी सही है, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन लिस्टेड है। तो बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। प्रेसिडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 प्रोवाइड करता है कि जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी पोस्ट अगर खाली है तो उस समय डैश को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना चाहिए। नीचे आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं कौन भारत का राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब भी प्रेसिडेंट का जो पोस्ट खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं वहां पर एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन जब ये दोनों ही पोस्ट खाली है, प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी, तो वहां पर एक्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, मतलब चीफ जस्टिस भी नहीं है, फिर कौन करेगा? देन करेंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तब आती है बारी आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। As per Article 108, joint session can be summoned on disagreement of money bill. आर्टिकल 108 हमें ये कहता है कि अगर मनी बिल के बीच में डिसएग्रीमेंट है तो उसके लिए हम ज्वाइंट सेशन को बुला सकते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनी बिल को पहले तो मनी बिल के ऊपर जो टोटल राइट होता है वो लोकसभा का होता है, सबसे पहले इनिशिएट वहीं किया जाता है, उसी की ज्यादा मेजोरिटी रहती है उसके ऊपर, और ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का तो कोई दुख पैदा होता नहीं है इसके ऊपर। सेकंड इज ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड फॉर ऑर्डिनरी बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। ये बिल्कुल सही है। जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं अगर उनमें डिसएग्रीमेंट्स होता है प्राइवेट मेंबर बिल के
में अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स होता है तो उस समय आप ज्वाइंट सेशन को आर्टिकल 108 के तहत बुला सकते हो। करेक्ट क्या है इसमें? करेक्ट जो है हमारी वहां पे सेकंड स्टेटमेंट है, तो ओनली 2 इज करेक्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सिटीजनशिप के बारे में है कि अगर भारत में आपको सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए आप 5 तरीकों से सिटीजनशिप को ले सकते हो। करेक्ट है ये। सेकंड है सिटीजनशिप जो है वो 4 वे से ली जा सकती है, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन, जन्म, वंश और पंजीकरण, देशीकरण के तहत आप 4 वे से सिटीजनशिप को ले सकते हो। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जैसे कि ऊपर ही कह दिया गया है कि 5 तरह से आप ले सकते हो। ये 4 जो यहां पर मेथड दे रखे हैं ना, ये तो बिल्कुल सही है कि बाय बर्थ आप ले सकते हो, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें एक 5वीं चीज और है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, इसके तो टोटल जो है 5 वे से आप सिटीजनशिप भारत की ले सकते हो। तो यहां पर करेक्ट क्या है आपका? ओनली 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत को चूज करें। गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। राइट टू एजुकेशन कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। सही है ये। राइट टू एजुकेशन जो है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। सेकंड इज आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स द राइट टू एजुकेशन आल्सो एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किस आर्टिकल के तहत हमें राइट टू एजुकेशन मिलता है? तो ये मिलता है हमें आर्टिकल 21 के तहत, और इसके साथ साथ ही जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसने भी इसे संविधान के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इनकरेक्ट कोई भी नहीं है आपकी, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहां पर बिल्कुल सही हैं। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस पॉलिटी के जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर। आपको ये डिस्कशन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन को जरूर दें, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों की जो ओपिनियन है, आप लोगों का जो फीडबैक है वो रियली में हम लोगों को मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज अपना फीडबैक देना जरूर कभी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो आज की हमारी इस डिस्कशन का करते हैं हम यहीं पर। आने वाले 2-3 दिनों में भी हिमाचल जीके से रिलेटेड या फिर नेशनल जीके से रिलेटेड आप लोगों के साथ 2-3 वीडियोस को हम शेयर करेंगे जो आप लोगों के रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ।